बम्बई से आए इस पत्र ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दोपहर को पत्र आया था, तब प्रदीप दफ्तर में थे। अब रात के 9 बज गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। फाड़ कर फेंक दूँ इसे? डाक विभाग पर दोष लगाना बड़ा सरल है। बाद में कभी प्रदीप या उनकी माँ ने इस विषय को उठाया तो कह दूंगी कि वह पत्र मुझे कभी मिला ही नहीं। या फिर प्रदीप से सीधी बात कर ली जाए। जैसे तैसे उन्हें छुट्टी मिली है। छुट्टी यात्रा भत्ता लेकर दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों। बेंगलोर, ऊटी, त्रिवेंद्रम, कोवलम और कन्याकुमारी। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं और परसों सुबह की गाड़ी से हमें रवाना हो जाना है। प्रदीप को इस पत्र के बारे में बताया तो संभव है कि यात्रा कार्यक्रम स्थगित हो जाए। फिर मन इस मानवीय आधार पर पूरे प्रसंग की विवेचना करने लगा। प्रदीप की माँ मेरी सास है। सास और माँ में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं। उनकी बाईं टांग में प्लास्टर चढ़ा है। स्नान घर में फिसल गई। टखने और घुटने की हड्डियों में दरार आ गई है। गनीमत हुई कि वे टूटी नहीं। उन्हें 3 सप्ताह तक बिस्तर पर विश्राम करने की सलाह दी गई है। घर पर कौन है? प्रदीप के पिता, छोटा भाई और सीमा। अरे सीमा कहाँ है? उसका तो पिछले वर्ष विवाह हो गया। पत्र में लिखा है कि सीमा को बुलाने के लिए दिल्ली फ़ोन किया था, पर उसकी सास ने अनुमति नहीं दी। सीमा की ननद अपना पहला जापा करने मायके आई हुई है। सास का गठिया परेशान कर रहा है। उधर सीमा का पति किसी विभागीय परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। प्रदीप के भाई ने पत्र लिखा है। माँ जी ने ही लिखवाया है। यह भी लिखा है कि घर के कामकाज में बड़ी दिक्कत हो रही है। नौकरानी भी छुट्टी कर गई है। घर की इस दुर्दशा का वर्णन पढ़कर मेरा अंतर द्रवित हो गया। मैंने सोचा, संकट के समय अपने बच्चे ही तो काम आते हैं। माँ जी चाहती हैं कि मैं उनकी सेवा के लिए औरंगाबाद से बम्बई आ जाऊं, पर शालीनता या संकोचवश उन्होंने लिखवाया नहीं। उन्हें पता है कि हम लोग 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर घूमने जा रहे हैं। मन किया छुट्टी का सदुपयोग दक्षिण भारत की यात्रा नहीं, संकटग्रस्त परिवार की सेवा करने के लिए किया जाए। पर तभी मन कसैला हो गया। शादी के पहले वर्ष में मेरे साथ माँ जी ने जो व्यवहार किया था, उसकी कटु स्मृति आज तक मुझे छटपटाती है। तब प्रदीप बम्बई में ही नियुक्त थे। मैं अपने सास ससुर के साथ ही रह रही थी। एक दिन नासिक से पिताजी का पत्र आया था। लिखा था कि कौशल्या बीमार है। उसे टाइफाइड हुआ और बाद में पीलिया। डॉक्टरों ने 4 हफ्ते पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। वह बेहद परेशान है, पर मैं और तेरा छोटा भाई उसकी देखभाल कर लेते हैं। खाना पकाने में दिक्कत होती है, पर पेट भरने के लिए कुछ कच्चा पक्का बना ही लेते हैं। कभी दूध डबल रोटी ले लेते हैं, कभी बाजार से छोले भटूरे ले आते हैं। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर की ऐसी दुर्दशा। मेरा दिल किया कि मैं उड़कर नासिक पहुंच जाऊं। शादी के बाद पूरे 1 वर्ष में केवल रक्षाबंधन पर मैं एक दिन के लिए अपने घर गई थी। प्रदीप साथ में थे। मैंने माँ जी से घर जाने के लिए कहा तो वह संवेदन शून्य स्वर में बोली, शादी के बाद लड़की को बात बेबात मायके जाना शोभा नहीं देता। माँ जी, माँ को पीलिया हो गया है घर में। माँ जी ने बात पूरी भी नहीं करने दिया और बोली, बहू, घर में यह मामूली हारी बीमारी तो चलती रहती है। इस तरह छोटे मोटे बहाने से मायके की तरफ लपकना अच्छा लगता है। माँ जी ने विद्रूप स्वर में ताना कसा, पर भाई और पिताजी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। देखो बहू, उस घर को भूल जाओ। अब तो तुम्हारा घर यह है। तुम्हारा पहला फर्ज बनता है हम लोगों की सेवा। माँ जी, यह तो ठीक है, पर ज़रा सोचिए, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, शादी ब्याह किया, क्या कोई लड़की उन्हें एकदम भुला सकती है? यह तो खून का अटूट बंधन है। इसे भुलाना संभव नहीं। मैं भावावेश में कह गई, बहू, हमारे भी माँ बाप थे, हमारे भी खून के संबंध थे, पर एक बार इस घर की चौखट के अंदर कदम रखा नहीं कि एक झटके से मायके को भूल गए। यह तो जग की रीति है। शादी होती है, 7 फेरों के साथ लड़की का नया रिश्ता जुड़ता है, पुराना रिश्ता टूट जाता है। ऐसा ही होता आया है। वह तो ठीक है माँ जी, लड़की का कर्तव्य है कि वह सास ससुर, पति, बच्चों की सेवा करे, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपने जन्मदाताओं के सुख दुख में भी काम न आए। यह कैसी एकांगी विचारधारा है?
जो शादीशुदा लड़कियां हर समय मायके वालों के चक्कर में पड़ी रहती हैं, वे ससुराल में किसी को खुश नहीं रख पाती। दो घरों की एक साथ देखभाल असंभव है। माँ जी, क्या दोनों के बीच कोई संतुलन? मीना, तुम बहुत बहस करती हो। मानती हूँ तुम पढ़ी लिखी हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं बहस नहीं कर रही हूँ। मैं एक हफ्ते के लिए नासिक जाने की आज्ञा मांग रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारा पति। माँ जी का उखड़ा स्वर, फूला मुंह और मटकती हुई गर्दन क्या मेरी प्रार्थना की अस्वीकृति के साक्षी नहीं थे? मेरा मन बुझ गया। क्या यह क्रूरता और हृदयहीनता नहीं? अपने स्वार्थ के लिए संबंधियों के सुख दुख में भागीदारी न करना क्या उचित है? उद्गिन और निराश मैं चुप लगा गई। जी में तो आया कि माँ जी के इस अनुचित व्यवहार के विरुद्ध विरोध का झंडा खड़ा कर दूं। कहूँ, कल को आपकी बेटी का विवाह होगा, आपको कोई तकलीफ़ हो और आप उसे बुलाएं और उसके ससुराल वाले न भेजें तो आपको कैसा महसूस होगा? ज़रा सोचिए। मैंने आगे बहस नहीं की। उससे कुछ नहीं होना था। केवल धैर्य, सहिष्णुता तथा उदारता के आधार पर ही हम पारिवारिक शांति स्थापित कर सकते हैं। वही मैंने किया। पर मेरे अंदर की घुटन को अभिव्यक्ति मिली रात में, जब हम दोनों बिस्तर पर अकेले थे। तब प्रदीप ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया। सुनकर वह हंसे और बोले, माँ जी के इस विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। आप क्यों नहीं करेंगे? अरे, घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं आप दोनों। नहीं श्रीमती जी, माँ जी की बात में सार है। विवाह के बाद इतनी जल्दी पति पत्नी विरह की अग्नि में जलें, कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी। दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।